तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डरावने चैनल डरावनी मास्टरमाइंड में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य भारत के एक दूर दराज इलाके में बसे गांव कालागढ़ से। ये गांव बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। यहाँ सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे किसी अनदेखी चीज से खुद को बचा रहे हों। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग तांत्रिक की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहां काले जादू की भयानक साधनाएं होती थीं। इस कहानी का मुख्य किरदार है अभय, जो पेशे से एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर था। वो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था, लेकिन उसे कभी ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। व्यूज और कंटेंट की तलाश में अभय कालागढ़ पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अभय ने सबको अंधविश्वासी कहकर हंस दिया। उसे लगा कि ये सब सिर्फ डर फैलाने की कहानियां हैं। उसी रात अभय ने फैसला किया कि वो हवेली में जाकर रात बिताएगा और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून या काली स्याही से तांत्रिक चिन्ह बनाए हों। अभय का कैमरा अचानक अपने आप बंद होने लगा, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। उसे लगा कि ये सब माहौल की वजह से है। तभी उसे फर्श पर एक पुरानी किताब दिखी, जिसके पन्ने खुद ब खुद स्याही की विद्या। यहीं से उस रात की शुरुआत हुई, जो अभय की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अभय ने जैसे ही उस किताब को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा, लेकिन उस स्पर्श की ठंडक उसके शरीर में फैल चुकी थी। कैमरे के लेंस के सामने अचानक धुंध छा गई और रिकॉर्डिंग में फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगीं। अभय ने जब हेडफोन लगाया तो उसे साफ शब्दों में एक ही वाक्य सुनाई दिया, अब तू आया है तो जाएगा नहीं। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। रात गहराती जा रही थी और हवेली के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। दीवारों से सायों की तरह आकृतियां उभरने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। तभी हवेली के बीचों बीच रखे एक तांत्रिक घेरे के अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। अभय जैसे किसी अनजानी शक्ति के वश में होकर उस घेरे के पास चला। घेरे के अंदर राख, नींबू, काले धागे और इंसानी बाल रखे हुए थे। जैसे ही उसने कैमरा उस तरफ घुमाया, जमीन पर रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जिसने मेरी विद्या को छेड़ा है वो अब मेरी साधना का हिस्सा बनेगा। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई एक्टिंग या अफवाह नहीं, बल्कि असली ब्लैक मैजिक है। उसकी नज़र किताब के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहां लिखा था कि जो व्यक्ति इस विद्या को बिना दीक्षा छुएगा, उसकी आत्मा धीरे धीरे किसी और के कब्जे में चली जाएगी। तभी हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। अभय चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह जब गांव वालों ने हवेली से अजीब आवाजें सुनी, तो किसी ने हिम्मत करके अंदर झांका। अभय जमीन पर बेहोश पड़ा था। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब उसे बाहर निकाला गया, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी और की तरह देख रहा था। उसकी आवाज में अजीब भारीपन था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, काली स्याही अभी बाकी है। अभय को गांव के ओझा के पास ले जाया गया। ओझा ने साफ कहा कि अभय पर उस तांत्रिक की आत्मा का साया आ चुका है, जिसने सालों पहले उस हवेली में काला जादू किया था। वो आत्मा अब किसी नए शरीर की तलाश में थी और अभय उसकी पसंद बन चुका था। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो अभय हमेशा के लिए खुद को खो देगा। यहीं से शुरू होती है असली जंग, इंसान और ब्लैक मैजिक के बीच। लेकिन क्या अभय बच पाएगा, या काली स्याही किसी और नाम से अगली कहानी लिखेगी? अभय को जब ओझा भैरवनाथ के पास लाया गया तो पूरा गांव उसके चारों ओर जमा हो गया। लेकिन ये वही अभय नहीं था जो हंसता बोलता यूट्यूबर बनकर कालागढ़ आया था। उसकी आंखों में इंसानी चमक नहीं, बल्कि किसी और ही चेतना की ठंडक थी। भैरवनाथ ने जैसे ही उसके माथे पर भस्म लगाई, अभय जोर से हंस पड़ा। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने जमाने का तांत्रिक अपने अपमान का बदला ले रहा हो। ओझा समझ गया कि मामला साधारण नहीं है। ये सिर्फ साया नहीं, बल्कि पूर्ण कब्जा था। भैरवनाथ ने बताया कि जिस तांत्रिक की आत्मा ने अभय को पकड़ा है, उसका नाम था काल भैरव तांत्रिक।
सालों पहले उसने अमरता की लालसा में आत्माओं को बांधने की साधना की थी, लेकिन उसी विद्या ने उसे मौत के बाद भी शांति नहीं लेने दी। उसकी आत्मा उस हवेली और काली स्याही की किताब से बंधी हुई थी। जैसे ही अभय ने उस किताब को छुआ, काल भैरव को नया शरीर मिल गया। पूजा शुरू होते ही माहौल और डरावना हो गया। हवा तेज चलने लगी, दिए अपने आप बुझने लगे और अभय के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आवाज कभी अभय जैसी लगती तो कभी किसी बूढ़े तांत्रिक की तरह गूंजती। वो बार बार कह रहा था कि ये शरीर अब उसका है। भैरवनाथ ने साफ चेतावनी दी कि अगर अगली अमावस्या से पहले काल भैरव को वापस हवेली से नहीं बांधा गया तो वो इस शरीर को पूरी तरह अपना बना लेगा। लेकिन इसके लिए एक आखिरी और सबसे खतरनाक अनुष्ठान करना था, जिसे आत्मा वापसी विधि कहा जाता है, और वो विधि सिर्फ उसी हवेली में पूरी हो सकती थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अमावस्या की रात जैसे जैसे पास आ रही थी, अभय की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो घंटों तक चुप बैठा कृत और तांत्रिक भाषा में मंत्र बोलने लगता, जिसे कोई समझ नहीं पाता। उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज अपने आप डिलीट होने लगी, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी थीं जिनमें अभय साफ दिख रहा था, बिना पलक झपकाए अंधेरे में घूरते हुए। ऐसा लग रहा था मानो काल भैरव खुद दर्शकों को देख रहा हो। अमावस्या की रात भैरवनाथ, कुछ चुनिंदा गांव वाले और अभय हवेली पहुंचे। हवेली पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। दीवारों से सड़ांत की गंध आ रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज पीछा कर रही हो। जैसे ही उन्होंने तांत्रिक घेरा बनाया, हवेली के अंदर से जोरदार चीखें गूंजने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली जैसे किसी दूसरी दुनिया से कट गई। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अभय जमीन से ऊपर उठने लगा। उसकी पीठ पीछे काली परछाई उभर आई, जो इंसानी नहीं थी। वो परछाई हवेली की दीवारों पर फैलने लगी। काल भैरव अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उसने भैरवनाथ को चुनौती दी कि अगर मंत्र में जरा भी गलती हुई तो वो सिर्फ अभय ही नहीं बल्कि सबकी आत्मा को बांध लेगा। पूजा के दौरान हवेली की छत से खून जैसी बूंदें टपकने लगीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी काली स्याही की किताब अपने आप आग में गिर गई। किताब जलते ही हवेली कांपने लगी। काल भैरव की चीख ऐसी थी मानो सदियों का गुस्सा एक साथ बाहर आ रहा हो। अभय जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बुराई उसी रात में जलकर राख हो गई हो। अभय होश में आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब वो डर इंसानी था। भैरवनाथ ने बताया कि काल भैरव की आत्मा को फिर से उसी हवेली में बांध दिया गया है, लेकिन ब्लैक मैजिक कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस दब जाता है। अभय उस घटना के बाद गांव छोड़कर चला गया। उसने YouTube पर वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया, लेकिन कुछ अधूरी क्लिप्स आज भी इंटरनेट पर घूम रही हैं। जो लोग ध्यान से देखते हैं उन्हें आखिरी फ्रेम में अभय की आंखों के पीछे एक हल्की काली परछाई दिखाई देती है। आज भी कालागढ़ के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई फिर से काली स्याही खोलने का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक कभी मरता नहीं, वो बस अगली कहानी का नाम ढूंढता है। कालागढ़ से निकलने के बाद अभय ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी ब्लैक मैजिक या उस हवेली का नाम तक नहीं लेगा। उसने अपना YouTube चैनल बंद कर दिया, कैमरा बेच दिया और एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ चीजें इंसान का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। शहर में रहते हुए भी अभय को हर रात वही सपना आने लगा। अंधेरी हवेली, दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह और कानों में गूंजती एक भारी आवाज जो कहती थी, तू मुझे बांध नहीं सकता, मैं तुझसे जुड़ चुका हूं। धीरे धीरे अभय के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। उसकी पीठ पर काले धागे जैसे निशान दिखाई देते जो सुबह तक गायब हो जाते। कभी कभी आईने में उसे अपना अक्स थोड़ी देर से हिलता हुआ दिखता। उसे समझ आने लगा कि काल भैरव की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वो कहीं न कहीं उससे जुड़ी हुई थी। भैरवनाथ की बात अब सच लगने लगी। ब्लैक मैजिक दब जाता है, खत्म नहीं होता। एक रात अभय को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज सुनाई दी जिसे वो हवेली में सुन चुका था। आवाज ने कहा कि काली स्याही की विद्या अभी अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए अभय को वापस कालागढ़ आना होगा। कॉल कटते ही अभय के कमरे की लाइटें बुझ गईं और दीवारों पर वही तांत्रिक चिन्ह उभर आए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। डर और मजबूरी, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं था। कई घर बंद पड़े थे, लोग पलायन कर चुके थे। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी सांसें भारी होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह उसे पहचानती हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया
जैसे किसी ने उसका इंतजार किया। अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि काल भैरव अब हवेली तक सीमित नहीं रहा। उसकी शक्ति फैल चुकी थी। दीवारों पर बनी आकृतियां हिल रही थीं और जमीन से फुसफुसाहटें उठ रही थीं। तभी उसे पता चला कि उसी रात कुछ गांव वालों ने लालच में आकर काले जादू की किताब के बचे हुए मंत्रों से धन साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने जाने अनजाने काल भैरव को फिर से ताकत दे दी थी। अभय को समझ आ गया कि अगर आज ये सब नहीं रुका तो सिर्फ कालागढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर ब्लैक मैजिक का साया फैल जाएगा। उसने आखिरी बार कैमरा ऑन किया, इस बार व्यूज के लिए नहीं बल्कि सबको सच दिखाने के लिए। जैसे ही उसने मंत्रों की जगह चेतावनी रिकॉर्ड करनी शुरू की, हवेली जोर जोर से कांपने लगी। काल भैरव की परछाई पूरे कमरे में फैल गई। वो अब शरीर नहीं बल्कि कई आत्माओं की ताकत बन चुका था। अभय ने आखिरी साहस जुटाया और उस जगह खड़ा हो गया जहां पहले तांत्रिक घेरा बना था। उसने जोर से कहा कि वो अब डर कर भागेगा नहीं। उसी पल जमीन फटने जैसी आवाज आई और हवेली के अंदर आग की लपटें उठने लगी। काल भैरव की चीख गूंजी, लेकिन इस बार उसमें गुस्से से ज्यादा बेबसी थी। अभय समझ चुका था कि ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा नियम डर है। जैसे ही डर खत्म होता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आग के साथ हवेली ढहने लगी। काल भैरव की शक्ति उसी जगह सिमटने लगी जहां से वो पैदा हुई थी। आखिरी बार एक आवाज आई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। अभय कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा राख में पड़ा था। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर कभी कभी दिखाई दे जाती है। वीडियो के अंत में अभय की आवाज आती है, अगर तुम ये देख रहे हो तो याद रखना, ब्लैक मैजिक से खेलोगे तो कहानी अगली बार तुम्हारे नाम से लिखी जाएगी। अभय के गायब होने के बाद कालागढ़ पूरी तरह बदल चुका था। हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उसके आसपास की जमीन आज भी बंजर थी। गांव के लोग कहते थे कि उस रात आग ने सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जलाए बल्कि उस जगह में बसी सदियों पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल दिया। फिर भी शांति अधूरी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि अमावस्या की रात उन्हें राख के ढेर के पास किसी के पैरों के निशान दिखते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। भैरवनाथ ने गांव वालों को आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा कि अभय ने खुद को बलि नहीं बनाया बल्कि उसने काल भैरव की शक्ति को उसी के मूल स्रोत में बांध दिया, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अभय अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच कहीं फंस चुका था। वो जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी चेतावनी सच थी। ब्लैक मैजिक इंसान की लालच से पैदा होता है और उसी लालच से फिर लौट आता है। गांव में अब कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करता। बच्चों को हवेली की कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए सुनाई जाती है, ताकि कोई दोबारा उस रास्ते पर न जाए जिस रास्ते ने अभय को हमसे छीन लिया। कई महीनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक छोटे YouTube चैनल पर अचानक एक वीडियो अपलोड हुआ। चैनल का कोई नाम नहीं था, बस तारीख लिखी थी। वीडियो में चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज वही थी, अभय की। उसने कहा कि वो अब कहीं ऐसी जगह पर है जहां समय नहीं चलता। उसने बताया कि ब्लैक मैजिक सिर्फ वीडियो को देख रहा है तो समझ जाए कि वो सुरक्षित है, क्योंकि उसने डर को जीत लिया है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग आज भी आसान रास्ता चुनते हैं, तांत्रिक विद्या, धन साधना और बदले की आग में खुद को झोंक देते हैं। वही लोग असली शिकार बनते हैं। वीडियो अपलोड होते ही अपने आप डिलीट हो गया, लेकिन जिन्होंने उसे देखा वो आज भी कहते हैं कि स्क्रीन बंद करने के बाद भी कमरे में कुछ देर तक अजीब ठंडक बनी रहती है, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हों। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मैजिक पर आधारित ये खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर वो चीज़ जिसे हम मजाक समझते हैं असल जिंदगी में उतनी ही खतरनाक हो सकती है। ब्लैक मैजिक कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि इंसानी लालच, डर और अज्ञानता का अंधेरा रूप है। अभय ने हमें एक सबक देकर छोड़ दिया। सच को दिखाने की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है, लेकिन अगर सच सामने ना आए तो अंधेरा और फैलता है। आज भी कालागढ़ के लोग कहते हैं कि अगर कोई अमावस्या की रात वहां से गुजरते हुए जोर से अभय का नाम ले ले तो हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, डर से मत भागो। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो डरावनी मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि अभय कहीं न कहीं आज भी हमें देख रहा है? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, ब्लैक मैजिक से खेलोगे तो कहानी अगली बार
आपके नाम से लिखी जाएगी।